हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और लास्ट टॉपिक था हम लोग का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो है यह है आपका एटॉमिक मास। पूरा हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास होता क्या है? तो सिंपली इसको हम लोग मास ऑफ एटम कह लें। मास ऑफ एटम जो होगा यही आपका एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो उस समय जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था, किसी भी एक एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। आजकल तो फिर भी एक apparatus आ गया है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास लगभग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं और उस apparatus का नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उस समय ये सब नहीं था। उस समय लोग एक नया तरीका अपनाया। क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या तरीका था जी? ये था आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मास अगर बताना हो तो आप एब्सोल्युटली बताना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वेट कितना है, क्या बोलेगी? 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी। तो ये जो केजी लगा रहे हैं ये केजी है क्या? यूनिट है। और ये यूनिट आप 50 केजी बोल रहे हैं तो किसके रेफरेंस से बोल रहे हैं? 1 केजी के रेफरेंस से बोल रहे हैं, है ना? आप बोल रहे हैं कि हमारा वेट जो है वो 60 केजी है, इसका मतलब 1 केजी से 60 मल्टीपल में आ रहा होगा, 60 गुना ज्यादा आपका वेट रहा होगा, तभी तो 60 केजी बोल रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि जाइए बाजार से 1 केजी चीनी लेकर आइए, तो दुकानदार आपको एक बाट जो होता है लोहे वाला जिसमें 1 केजी लिखा रहता है, उससे तौल करके आपको दे देता है और आप लेकर के आ जाते हैं। तो ये 1 केजी जो है ये क्या है? इसी के रिलेटिव में आपको चीनी मिला है कि नहीं? तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जितना भी वेट हम लोग बताते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो किसी न किसी से रिलेट करके हम लोग करते हैं। आजकल तो डिजिटल वाला आ गया है, तो डिजिटल भले ही आ गया है लेकिन उसमें भी 1 केजी जो बताता है वो भी आपका इस बाट के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि रिलेटिव मास निकाल करके ही हम लोग बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, है ना? तो उस समय भी यही तरीका अपनाया गया कि जब एटम का मास निकालना था तो किसी एक एटम को स्टैंडर्ड बना दिया जाए और उस स्टैंडर्ड से रेफरेंस लेकर के हम लोग हर एक एटम का मास निकाल लें। जैसे इस कमरे का लेंथ 10 मीटर है, तो ये मीटर कहां से आया? कैसे कहें 10 मीटर? तो जो भी 1 मीटर का लेंथ रहा होगा वो स्टैंडर्ड होगा, उसी से 10 गुना ज्यादा है, इसलिए इसका 10 मीटर ज्यादा है कि नहीं? तो हम लोग क्या, ये भी आपका रिलेटिव लेंथ निकाले। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी एक एटम का हम लोग स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसके मास से दूसरे के मास निकालते हैं रिलेट करके, कितना मल्टीपल में वो आ रहा है। ठीक है, तो अब बात यह था कि किस एटम को स्टैंडर्ड बनाया जाए। स्टैंडर्ड किसी भी एटम को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस रखा गया। क्या क्या कंडीशंस रखा गया? तो पहला कंडीशन जो था, मैं पहले लिख लेता हूं, कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड एटम। पहला कंडीशन क्या रखा गया? अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। एनवायरमेंट में वो एटम कितना मौजूद है, कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका अवेलेबिलिटी जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। इस अर्थ क्रस्ट पे कहीं भी आप जाएं वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, वो अबंडेंस होता है, मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा, नॉट लीस्ट रिएक्टिव। मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि वो एटम रिएक्ट करे और वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। जैसे जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस, वो एटम ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो भाई उसको तो स्टैंडर्ड नहीं बना सकते ना, हम चाह रहे हैं रिएक्ट करे, वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा। तो ए भी एक कंडीशन रखा गया। अगला कंडीशन तीसरा क्या था? नॉट मोर रिएक्टिव।
जिस एटम को आप बना रहे हैं स्टैंडर्ड वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि रिएक्ट ना करे, लेकिन फिर भी ये भाई साहब कंपाउंड बना के बैठे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो अभी एटॉमिक फॉर्म में ही रहे, रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट करे, लेकिन पता चला कि ऑक्साइड या हाइड्राइड बना के बैठे हुए हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो इन सभी को भी हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, अगला था डोंट हैव आइसोटोप। जिस एटम को आप बना रहे हो स्टैंडर्ड, उसका कोई आइसोटोप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन रखा गया। एक और था इट शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म। इसको एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, एक एटम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस रखा गया किसी भी एटम को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो अब जितने सारे एलिमेंट्स वहां पे नोन थे, सब में से देखा गया कि कौन सा एलिमेंट का एटम इन सभी 5 कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो ऐसा देखा गया कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ एटम ऐसे थे जो मैक्सिमम हद तक फुलफिल कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिलेट करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए हाइड्रोजन को चूज किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे लाइटेस्ट था और उसका मास जो था उसको 1 यूनिट सपोज कर लिया गया कि हाइड्रोजन का मास जो होगा वो 1 यूनिट होगा। तो उसका देखा गया फिर अबंडेंस, तो सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, नॉट लीस्ट रिएक्टिव, तो भाई लीस्ट रिएक्टिव तो है ही नहीं हो, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लगभग जितने सारे एलिमेंट्स और सबसे मिल करके वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है। नॉट मोर रिएक्टिव, हाँ ये लीस्ट रिएक्टिव मतलब मॉडरेट में होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, डोंट हैव आइसोटोप्स, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 3। इट शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ये तो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। और हमें कंडीशंस क्या आना चाहिए था? हमें चाहिए था एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन फिर भी सबसे छोटा था, तो हर एक एटम का मास को इससे रिलेट करना बड़ा आसान था। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या किया कि हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड बनाया और इसी के रिस्पेक्ट में हर एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया। लेकिन आया क्या कि ये कंडीशंस को फुलफिल तो कर ही नहीं रहा था। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट था, छोटा था, इसलिए इसको मान लिया गया था। लेकिन बाद में ये आने लगा कि जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते तो बहुत सारे फ्रैक्शंस में आ जाते, तो फिर इसको हटा दिया गया। फिर और सोचा जाने लगा कि अब दूसरा क्या हो सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो देखा गया ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है। भाई जहाँ पे जीव जंतु है तो ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन हर जगह अबंडेंस उसका मैक्सिमम है। फिर उसके साथ भी कंडीशन इसके जैसा ही था, लिस्ट रिएक्टिव तो था ही नहीं, और रिएक्शन तो लगभग जितने सारे एलिमेंट्स उसे कंबाइन करके वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। मोर रिएक्टिव, तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन जबकि था, और उसके साथ भी यही कंडीशन था कि ये एटॉमिक फॉर्म नहीं मिलता था। हालांकि इसके देखा जाए आइसोटोप्स तो इसके भी हैं, ऑक्सीजन 16, 17, 18 आइसोटोप्स इसके भी मिलते हैं। इट शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म, तो है ही नहीं, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिन तक ये भी चलाया गया, इसलिए क्योंकि इसका अबंडेंस ज्यादा था। तो अब इस कंडीशंस को फुलफिल करने वाला अब सोचा जाने लगा कि मैक्सिमम फुलफिल करने वाला कौन होगा। तो इन सभी को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करने वाला जो स्टैंडर्ड एटम आया वो था कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 के बारे में सोचा जाने लगा तो अबंडेंस देखने जाने लगा, तो अबंडेंस मैक्सिमम, हर जगह कार्बन अवेलेबल है। भाई किसी भी चीज को जला तो काला मिल जाता है ना, तो अबंडेंस में तो कोई कमी नहीं थी, मैक्स था ही। नॉट लीस्ट रिएक्टिव, कार्बन लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है। अगर आप चाहोगे हीट वगैरह दोगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है ना। आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो ऑर्गेनिक का जितना भी सारा जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही पूरा केमिस्ट्री है, तो ये कम रिएक्टिव तो नहीं है। नॉट मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अपने आप चाहोगे नहीं कि रिएक्टिव ना करें तो नहीं करता है। ठीक है, डोंट हैव आइसोटोप्स। अब देखिए कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन जिस समय रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड चूज किया जा रहा था उस समय कार्बन के लिए उतना आइसोटोप्स नहीं देखा गया था।
और वैसे भी बाद में जब आइसोटोप्स इसके लिए खोजा गया तो ये देखा गया कि इसका आइसोटोप्स बाकी जितने हैं जैसे कार्बन 13, कार्बन 14, उसका अबंडेंस बहुत ही कम है एज कंपेयर टू कार्बन 12। तो कार्बन 12 को ऐसा माना जाने लगा कि 99% यही अवेलेबल है, बाकी 1% में वो दोनों अवेलेबल है। तब ये मान के चलते हैं कि यही होगा। ठीक है, इट शुड बी इन एटॉमिक फॉर्म, हाँ कार्बन एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट 1961 से लेटेस्ट जो है ये कार्बन को ही बनाया गया और अभी तक यही चल रहा है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड एटम किसको चूज किया गया जी? कार्बन को। क्यों किया गया? तो इस कंडीशंस को सबसे ज्यादा फुलफिल करने वाला यही था, कार्बन। ये कार्बन ही था जिसके वजह से इसको स्टैंडर्ड बनाया गया, क्योंकि ये सभी को फुलफिल कर रहा था। तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करते हैं? यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट एंड 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, जो कार्बन का एटम है उसका 12 भाग लीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कार्बन का एक एटम आपका जो है वो आपका एक तरबूज है और उसको काट करके 12 इक्वली पार्ट कर दिए, उसका एक पार्ट, इसलिए यहाँ पे 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप किया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास डिवाइड बाई, इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी इसको डिफाइन करें कैसे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, एक एटम कार्बन का लेकर के उसको 12 इक्वली भाग में आप तोड़ दीजिए, उसका एक टुकड़ा जो होगा उससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन स्केल पे किया गया था और हाइड्रोजन के एटम को ही आपको 1 यूनिट मास बनाया गया था और कार्बन का मास देखा गया तो 12 यूनिट के बराबर आया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट देखने के लिए हमें 1/12 करते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से जब ऑक्सीजन स्केल पे बाद में, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन स्केल पे आया था, इसके बाद ऑक्सीजन स्केल पे आया, तो इसके स्केल पे जब डिफाइन किया जाने लगा तो क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाई 1/16। अब देखिए 1 यूनिट इसका माना गया था, तो ये देखा जाने लगा कि ऑक्सीजन का जो मास था वो 16 टाइम्स ज्यादा था, 16 यूनिट्स मल्टीपल में आ रहा था, इसलिए 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो यहां से हम लोग चूंकि इसका 1 यूनिट मास ले चुके थे, इसलिए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जब किया जाने लगा तो 1/16 किए और कार्बन के रिस्पेक्ट में किया जाने लगा तो 1/12 किए। तो आज का लेटेस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका है ये हम लोग कार्बन को लेकर ही चल रहे हैं, इन दोनों को नहीं चलते हैं। पहले तो ये आया था, फिर बाद में आया और फिर फाइनली अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन चल रहा है, जिसको हम लोग 1/12 करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। जैसे आपसे वेट पूछा गया कि आपका वेट कितना है, तो आपने बताया क्या 60 kg, यानी कि केजी आपका कुछ उससे रेफरेंस लिए हुए थे। उसी प्रकार से किसी एक एटम का मास निकालना होगा तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट हमको बताना पड़ेगा। तो उस समय यूनिट जो बताया गया वो था AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बताया गया जी? ये था एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं तो AMU। ठीक है, अब AMU है क्या? तो AMU जो AMU उस समय जो बताया गया, ये बताया गया 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो हम लोग स्टैंडर्ड बना करके जो 1/12 मास ऑफ वन एटम कर रहे थे जब रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करते समय, वही जो नीचे वाला पार्ट था डिनोमिनेटर में, उसी को 1MU बोला गया, क्योंकि ये देखा गया था कि मास ऑफ कार्बन एटम जो है वो 12 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट को ही 1MU बोल दिया गया, तो 1
mu कितना, तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो उस समय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन का एक एटम का मास किसी तरह से साइंटिस्टों ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, कितना था जी, तो ये था 1.99 × 10⁻⁻23 ग्राम। कितना था, तो उसको 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया था, ये था 1.99 × 10⁻23 ग्राम। इतना ग्राम एक कार्बन एटम का मास था ग्राम में। ठीक है, लेकिन उस समय यूनिट mu बनाया गया था। तो अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। तो जब 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब ये था कि 1 mu इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां से अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास फिर से एक बार डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिफाइन कर रहे थे, तो ये हम लोग लिख रहे थे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ऐसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे थे। तो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो है वही आपका क्या है, 1 eV। इसका मतलब हम लोग उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाय 1 mu। और 1 mu को ग्राम में अगर देखेंगे तो ग्राम में और करके 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आपको रिलेटिव एटॉमिक मास को शॉर्ट में हम लोग राम लिखते हैं, हे राम, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब अब जो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। 1 mu ही आपका क्या है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और 1 mu क्या कह रहे हैं हम लोग, कि कार्बन का एक एटम जिसको तरबूज की तरह मान लीजिए आप, और इसको काट करके इक्वली 12 टुकड़े में डिवाइड कर लीजिए, और उसका एक टुकड़ा जो होगा वही एक टुकड़ा आपको mu कहलाएगा, जिसका मास 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम है। और उसी मास से बाकी एटम का रिलेट करके मास निकालेंगे तो उसका मास आपका mu में निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन का एक एटम का मास है ग्राम में, ये साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया था। उसी प्रकार से और भी एलिमेंट्स का कैलकुलेट किया होगी, तो रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, ये कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको, ये तो ग्राम में निकला हुआ, जब इसको mu में निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें, कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाय 1 mu बोल रहे थे, या फिर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम कर रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे ना। तो यहां से आपको दिया हुआ ये जो है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको इतना दिया हुआ है, और इसी को डिवाइड कर देंगे हम लोग इतना से 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये आपको आ जाता है नियरली 1.008 AMU हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 है, जो कि जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इसको नियरली 1 मान लेते हैं, 1 AMU।
ताकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जब करते हैं तो आसान हो। 1.008 करेंगे तो फिर वहाँ पे कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसलिए 1 mu मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास भी कैलकुलेटेड था, अब उसका भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए इसे डिवाइड किया। मतलब ये है कि जितने सारे एटम्स का आपको निकालना है, किसी भी एलिमेंट का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इतना से डिवाइड करते जाएंगे तो वो mu में आपका रिलेटिव एटॉमिक मास निकलते जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वुड बी 15.995 mu। ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकला हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 16 mu ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, इसी प्रकार से और जितने सारे होंगे वो सब के सब इस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है। आजकल क्या करते हैं, इस mu को रिप्लेस कर दिया गया है U से, और ये जो U होता है इसको हम लोग यूनिफाइड मास कहते हैं। मतलब ये है कि अब ये 16 mu ना लेकर के सिंपली 16 U इतना लिख दिया गया, इसका मतलब ही वही है कि 16 mu है। अब अगला जो है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, जैसे आप सोच रहे होंगे कि एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है कि मैथमेटिकल में जो टर्म्स होते हैं, जितना टर्म्स को ऐड किए और डिवाइड कर दिए। नहीं, यहाँ पे उस प्रकार से नहीं है, यहाँ पे अबंडेंस को लेकर के हम लोग करते हैं। जब बहुत सारे आइसोटोप्स एलिमेंट्स का डिस्कवर होने लगे तो उस केस में ये जरूरी था कि हर किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए। तो मान लीजिए कि कार्बन ही है, तो कार्बन के लिए क्या है, ये कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, तो इन्वायरमेंट में उसका अबंडेंस कितना है उसको ले करके हम लोग जोड़ करके और फिर एवरेज निकालते हैं। तो इसका डिफाइन कैसे करते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1X1। मतलब क्या है कि पहला जो आइसोटोप्स होगा उसका परसेंटेज कितना है और उसका एटॉमिक मास कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर A2X2 दूसरा जो आइसोटोप्स होगा उसका परसेंटेज कितना है और एटॉमिक मास कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार से जितने सारे आइसोटोप्स होंगे हर किसी के साथ ऐसे करके डिवाइड बाई 100 करना है, यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेयर A है अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, एंड X क्या है, इट्स एटॉमिक मास। एग्जांपल के लिए जैसे कार्बन के लिए देखा जाए तो कार्बन का 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स हैं, और यहाँ से अबंडेंस आपका दिया हुआ है कि 98.892% जो है ये कार्बन 12 का अबंडेंस है, और इसका मास कितना दिया हुआ है, 12 क्या है, mu में, यानी कि U में। ठीक है, तो हर किसी के लिए कार्बन 13 के लिए इतना दिया हुआ है, ये दिया था, कार्बन 14 के लिए अबंडेंस इतना है और आपका मास इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अबंडेंस मास ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई किया हमने, इसका अबंडेंस और इसका मास ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, और इसका ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड में 100, तो ये 100 करके फिर जो फाइनल आएगा रिजल्ट ये आया 12.01 U। तो ये जो है ये हर एक आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो कार्बन का 3 आइसोटोप्स थे लेकिन एवरेज एटॉमिक मास कितना हुआ, तो ये 12 U हुआ, ये तीनों आइसोटोप्स में मिला करके है। ठीक है, और हम लोग जो भी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो यही होता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। अब उसी प्रकार से एक और है क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 के लिए जो अबंडेंस है वो 75% अवेलेबल है इस इन्वायरमेंट में, और बाकी 25% क्या है, तो ये क्लोरीन 37 है। तो जब इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी, एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या हम लोग बात किए थे कि जो भी अबंडेंस होगा और इसका ये जो होता है 35, ये आपका मास दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 35 ये वाला इंटू 75 प्लस इसका कितना है 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है आपको 35.5 U। ये सब के सब इतना U होगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन का आपका
एवरेज एटॉमिक मास है। तो हम लोग जानते भी हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है जी, तो 35.5। तो 35.5 क्या है, ये एवरेज एटॉमिक मास है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपको दिया रहता है। अब अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन दैट अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आयरन, आयरन का आयरन 54, आयरन 56 एंड आयरन 57, ये आपको दिया हुआ कितना 5%, 90% एंड 5%। तो इसके लिए एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, वही फॉर्मूला अपना लेंगे हम लोग। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तो 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस अगला क्या है 57 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। क्या किए, एटॉमिक मास इंटू अबंडेंस, एटॉमिक मास इंटू अबंडेंस, एटॉमिक मास इंटू अबंडेंस डिवाइड बाई 100। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आता है आपका 55.95 AMU। ठीक है, तो ये कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है, हालांकि बहुत पुराना है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक और छोटा सा है, यहां से कह रहा है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स 16 X 16 8 18 16 8 इन द सैंपल। अब देखिए इन सभी का परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंट में होगा। इसका मतलब है कि एटॉमिक मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, तो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एक बार बताइए, हम लोग 100% में ही लेते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग लेट x, हम लोग सपोज करते हैं इसका 16.8 इज x%। तो जब ये x% होगा तो इसका कितना होगा, तो इसका आपका 100 माइनस x हो जाएगा। देन x 18.8 इज 100 माइनस 6, यही हो जाएगा। अब यहां से एवरेज एटॉमिक मास हम लोग जब डिफाइन करते थे, कैसे करते थे, ये करते थे हम लोग A1 x1 A2 x2 डिवाइड बाई 100, ऐसे डिफाइन करते थे हम लोग। तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16.2 U आपको दिया हुआ है। ठीक है, A1 क्या है यहाँ पे अबंडेंस, रिएक्शन क्या है एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो पहले के लिए कितना होगा, तो 16x प्लस 16 क्या है एटॉमिक मास और अबंडेंस क्या है x, हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया हुआ है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा कितना है 18, लेकिन इसके लिए अबंडेंस कितना है, तो x% हम लोगों ने माना था इसके लिए, तो दूसरे के लिए कितना है, तो 100 माइनस 6, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 6 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहां से जब x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहां से x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो x का वैल्यू आ जाता है, ये आता है 90%। ठीक है, तो जब 16.8 के लिए x का वैल्यू 90% आया, तो 18 के लिए कितना आया, तो ये जो आया हुआ है x, ये आया आपका कितना, किसके लिए 16.8 के लिए। ठीक है, 90% आपका ये होगा। तो दूसरा क्या कितना होगा, तो दूसरा वाला जो होगा वो आपको 10% होगा। 10% किस कौन सा हो जाएगा जी, तो ये 18.8 वाला। बात समझ में आ रही है। अरे भाई पहला वाला 90% हुआ, तो दूसरा वाला क्या होगा 10% होगा। तो हम लोगों को परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज बता दिए, इसके लिए आपका 90% और इसके लिए आपका 10%, दोनों का परसेंटेज ही पूछ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और भी क्वेश्चन घुमाता है, कभी कभी आपको क्या देगा कि परसेंटेज ना देगा, रेशियो दे देगा, तो रेशियो दे देगा तो भी हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आराम से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में।